हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? आपका जो सोशियोलॉजी का बुक 2 का लास्ट चैप्टर पे हम आ गए हैं। और ये चैप्टर एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने इसे कई हिस्सों में बांटा है। पार्ट 1 में हमने देखा और पार्ट 2 में देखा, और आज बारी है पार्ट 3 की, जिसमें हम जानेंगे फेमस सोशल साइंटिस्ट धुरजटी प्रसाद मुखर्जी के बारे में। तो घुरिये जी जो थे और मुखर्जी जो थे, इन दोनों को भारत में समाजशास्त्र को एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर देने का क्रेडिट मिलता है। एक टाइम था 1920 और 1950 के बीच में। तब सेंट्रल इंडिया में दो ही जगह थे जहां सोशल साइंस का खूब बोलबाला था। एक तो था मुंबई यूनिवर्सिटी, और दूसरा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसका सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो लखनऊ विभाग को चलाते थे, बड़े फेमस थे, उनको कहा जाता था त्रिदेव, तीन देवता, राधा कमल मुखर्जी, D.N. मजूमदार और D.P. मुखर्जी। D.P. मुखर्जी इतने फेमस क्यों हुए, क्योंकि इतने पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट, एरुडाइट लिखते थे, उनके भाषण रेडियो पे होते थे, न्यूज़पेपर में इनका आर्टिकल निकलते थे। तो इन सब चीज़ों से लोगों के सामने इन्होंने सोशियोलॉजी को रखा और ये बहुत पॉपुलर बन गए थे। एक्चुअली वो मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और उन्होंने मार्क्सवाद का जो सोशल एस्पेक्ट है उसका विश्लेषण किया। अनेक विषय में रुचि रखते थे। उनकी जो किताब थी इंडियन म्यूज़िक पे, वो भी बहुत ही फेमस हुई। पर आज हम फोकस करेंगे उनके किस काम पर? परंपरा और परिवर्तन, ट्रेडिशन एंड चेंज। तो देखते हैं इसको। नंबर 1, उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश के तुलना में भारत में जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसका ना कम एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल डायमेंशन से, ये भारत में बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो भारतीय समाजशास्त्री है, भारत को जो समाजशास्त्री बनना चाहते हैं, उनका पहला कर्तव्य क्या है कि भारत के परंपराओं को जानो, भारत की रीतियों नीतियों को जानो। ये परंपरा केवल भूतकाल की ही नहीं है, आपको देखना है कि ये परंपरा किस तरह से फ्यूचर की तरफ जा रही है, चेंज की तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा ये सब जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा लोक रीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाओं, परंपराओं, फोकवेज, मोर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इन सब को जानना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि समाजशास्त्री मस्ट नो क्या? लोकल लैंग्वेज। अगर समाजशास्त्री कहते हैं हम तो संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, फारसी जानते हैं, काम नहीं चलेगा, उनको स्थानीय बोलियाँ सीखना पड़ेगा। क्यों बोलो तो? क्योंकि जब समाजशास्त्री गांव-गांव में जाएंगे, दूर दूर जगह पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो समझेंगे कैसे अगर उन्हें भाषा नहीं आता? जब भाषा आती है तो उनकी जो क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसको वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इस बात को आप समझ गए ना, क्यों भाषा जानना ज़रूरी है? और उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और समाज जो है, ये पश्चिमी जीवन की तरह ना इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, व्यक्तिवादी नहीं है। पश्चिम में क्या है? मैं, आई, और भारत में क्या है? वी, हम। तो मी जो है पश्चिमी, और वी जो है ये भारतीय। और उन्होंने कहा कि एक एवरेज इंडियन को अगर आप लो, तो उसकी जो डिज़ायर्स हैं, जो कुछ करना चाहता है, वो अपने सोशियो कल्चरल ग्रुप, उसके अंदर ही रह के करना चाहता है। उस फॉर एग्जांपल आप देखो किस तरह के जॉब्स हम करते हैं, जॉब में हम कहाँ जाना चाहते हैं, देखते हैं हमारे चारों तरफ लोग क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम भी चलते हैं। वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, हम भी उसी तरह से रहना चाहते हैं, उसी तरह जानना चाहते हैं। तो एक औसत भारतीय के हमने क्या देखा कि उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो उसके अपने सोशियो कल्चरल ग्रुप के अंदर से ही बनती हैं। और परंपरा, ट्रेडिशन का क्या? उन्होंने कहा कि इसकी जड़ें तो होती हैं भूतकाल में, तो ये जीवित कैसे रहती हैं? कहानियों और मिथिकों के द्वारा। ऐसे पिक्चर आपने देखे हैं ना, ऐसे घर में आपके होते हैं, दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं आपको, पुरानी कहानियाँ। तो पाश्चात्य समाज में जब परिवर्तन आता है, वो कैसे आता है, ये परंपरा चेंज कैसे होती है? वो कहते थे वो आती है इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिगत और अर्थनैतिक कारण से। मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे पैसों की और ज़रूरत है, चेंज करना है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। और डीपी का मानना था कि भारतीय समाज में जब आंतरिक परिवर्तन होता है, ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, गैर अर्थनैतिक फैक्टर से होता है। मतलब क्या है कि जब पूरा समाज कहता है चेंज करने की ज़रूरत है, पूरा समाज चेंज करने लगता है, तब लोग भी सबको ही चेंज करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में चेंज के लिए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी: श्रुति, स्मृति और अनुभव।
देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है। जो उच्च परंपरा, हाई ट्रेडिशंस थी, ये श्रुति और स्मृति में केंद्रित थी, लेकिन समय समय में उनको एक अनुभव से एक चैलेंज मिलता था। चलो समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। इस पिक्चर को देखो, आप देखो पंडित जी बैठे हैं और उनके सामने ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं। पंडित जी उनको वेद सिखा रहे हैं, पुराण के बारे में। ये बच्चे इसको मेमोराइज़ कर रहे हैं, मेमोराइज़ करके फिर ये पंडित जी को सुना रहे हैं कि सर हमने ठीक ठाक समझ लिया इस चीज़ को। तो श्रुति और स्मृति, पर केवल ब्राह्मण के लिए, केवल क्षत्रियों के लिए ये था। इसके बाद में आया भक्ति मूवमेंट। बंगाल में श्री कृष्ण चैतन्य ने स्टार्ट किया कि आपको न ब्राह्मण बनना है, न आपको क्षत्रिय होना है। कोई भी जाति भगवान की पूजा कर सकते हैं, सिर्फ आपके मन शुद्ध होना चाहिए। और ज़रूरत क्या है कि भगवान के लिए प्रेम, ईश्वर के लिए प्रेम, इसको करो तो फिर जाति वाति कोई चीज़ नहीं है। तो ये भक्ति मूवमेंट हिंदुओं में ही नहीं, इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि इस्लाम भी ईश प्रेम पर बहुत ज़्यादा, लव फॉर गॉड पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो देखो कितने ही गुरु आए उस वक्त जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को आगे ले गए। तो भक्ति आंदोलन ने समाज में धर्म को कैसे देखा जाता था कि केवल ब्राह्मण ही बताएंगे, बाकी कोई नहीं कर सकते, इसमें बड़ा परिवर्तन आया कि कोई भी कर सकता है, यही उन्होंने बताया। तो ये जो एक संघर्ष हुआ, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ये एक ग्रुप एक्सपीरियंस था ना, एक सामूहिक अनुभूति था। लीडर्स आए, लीडर्स ने कुछ करके दिखाया, जात पात को तोड़ा उन्होंने, एक साथ सब लोग एक साथ मिलकर कर सकते थे। तो जो कठोर रूढ़िवादी थे, इस जो संघर्ष हुआ, ये जो संघर्ष, इसमें ये कठोर रूढ़िवाद टूट गया और एक नया वर्ग उत्पन्न होने लगा, एक नया तरीके का समाज उत्पन्न होने लगा। पेड़ कैसे टूटते हैं आप देखते हो ना, आंधी में जो पेड़ एकदम सख्त होते हैं, आंधी में गिर जाते हैं ना, तो रूढ़िवाद का यही हाल हुआ था। और जब परंपरा लचीले होते हैं तो वो समाज को बिना तोड़े संघर्ष को अपने में समा लेते हैं और परिवर्तन लाते हैं। इस पेड़ को देखो, जितना भी आंधी आए ये झुकेगी, उसको आंधी को संभालेगी अपने में, बाद में फिर सीधे होकर खड़ी हो जाएगी। तो ये जो चक्र है, लाइक ए साइकिल, ये अपने आप को दोहराता रहता है कंटिन्यूअसली। तो डीपी की जो मान्यताएं थी, इनको आप एक बार फिर से देख लो। तो सारांश में हमने क्या देखा, समाजशास्त्र में डीपी का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि हमें उन्होंने विरासत में हमें उन्होंने दिखाया है कि परंपराओं के जो इनहेरिट ट्रेडिशन है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ वो उनके लिए बड़े क्रिटिकल भी थे। उनका कहना था कि परंपरा या आधुनिकता दोनों में से किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ये बहुत गलत होगा। एक बैलेंस थिंकिंग रखो, और इसी से उनका अपना भी इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव बना था। समझ गए ना इसके बारे में? तो आप सोच रहे होंगे हम बार बार डीपी क्यों कर रहे हैं, उनके पूरे नाम से क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि वो विश्व भर में डीपी नाम से ही प्रसिद्ध हुए थे। समझ गए इस बात को? तो अगले वीडियो में हम देखेंगे एक और समाजशास्त्री के बारे में। अच्छे वीडियो देखने हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहो, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही है, इसको करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।